आज आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी देश भर में आपातकाल को काला दिवस के रूप में मना रही है। 1975 में लगाए गए आपातकाल को लेकर बीजेपी जानकारी दे रही है। आखिर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने क्यों इमरजेंसी लगाई थी और कितने लोग इससे प्रभावित हुए थे? आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। उन्नीस 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। साल 1975 लोकतंत्र और राजनीति का सबसे काला अध्याय, आपातकाल। लोकतंत्र के इस अध्याय में बिना किसी सुनवाई के 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को काल कोठरी में डाल दिया गया। ये वो दौर था जिसमें तानाशाही की पराकाष्ठा को पार कर दिया था। नसबंदी से लेकर जेलबंदी तक इंदिरा गांधी का वो फैसला जिसने बदल दी पूरी राजनीति, स्वतंत्र भारत के सबसे काले अध्याय की कहानी, जिसमें सत्ता को बचाने के लिए किए गए षड्यंत्र ने पूरे देश को आग में झोंक दिया। न अभिव्यक्ति की आजादी रही, न किसी को कुछ कहने सुनने की इजाजत। जहां न्यायपालिका के दुरुपयोग से लेकर देश की सर्वोच्च संस्थाएं, मीडिया, अपोजिशन सबको बैन कर दिया गया था। देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था। उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए। आज 25 जून है, संविधान हत्या दिवस है। 1975 में आज के दिन ही इस देश पर आपातकाल थोपा गया था और आज इस अवसर पर हम सभी लोकतंत्र सेनानियों को नमन भी करते हैं, जिन्होंने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल की यातना सही है। चलिए समझते हैं आपातकाल की शुरुआत लोकतंत्र की सबसे काली रात को। 25 जून 1975 की रात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दबाव में राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया। इस फैसले पर मंत्रिपरिषद की कोई बैठक भी नहीं हुई। इंदिरा गांधी आधी रात में राष्ट्रपति और अटॉर्नी जनरल से मिली और घोषणा पत्र तैयार करवाकर तुरंत हस्ताक्षर करवाए। रातों रात श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत विपक्ष के हजारों नेता गिरफ्तार किए गए। भारत में 21 महीने का अलोकतांत्रिक शासन शुरू हुआ। आइए समझते हैं इसकी मुख्य जड़ क्या थी। आपातकाल का मुख्य कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले को बताया जाता है। उस फैसले में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव प्रचार में कदाचार का दोषी करार दिया गया था। दरअसल 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी बड़े अंतर से जीती थी, पार्टी को भी बड़ी जीत दिलाई थी। प्रतिद्वंदी राजनारायण ने इंदिरा की जीत पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। राजनारायण ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। मामले की सुनवाई हुई और इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम देश में कई ऐतिहासिक घटनाओं की वजह बना। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद समय था। 25 जून 1975 को घोषणा के बाद 21 मार्च 1977 तक यानी कि करीब 21 महीने तक भारत में आपातकाल लागू रहा। आपातकाल से कैसे प्रभावित हुआ देश? आपातकाल के दौरान देश भर में चुनाव स्थगित हो गए। आपातकाल की घोषणा के साथ हर नागरिक के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। लोगों के पास न तो अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार था, न ही जीवन का अधिकार। 5 जून की रात से ही देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जेल में डाला गया था कि जेलों में जगह ही नहीं बची थी। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। हर अखबार में सेंसर अधिकारी रख दिए गए थे। आपातकाल की घोषणा से स्वतंत्रता समेत सभी मौलिक अधिकारों, सभा के अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। प्रेस पर पूरे तौर पर सेंसरशिप लागू की गई। न्यायपालिका की कार्यकारी
कार्रवाई की समीक्षा की शक्ति को भी सीमित कर दिया गया। सभी लोकतांत्रिक परंपराओं का हनन करते हुए जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी समेत विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया। संजय गांधी के कुख्यात नसबंदी अभियान के तहत जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर गरीब और हाशिए पर रखने वाले समुदायों के लाखों पुरुषों की नसबंदी जबरन की गई। 1975 में लागू इस काले विनाशकारी आदेश को भारत काले दौर के रूप में याद रखेगा, जिसने अभिव्यक्ति की आजादी और मानवता को शर्मसार किया है। तो आपातकाल वो काली रात, और आज इसी विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। बीजेपी नेता केदार गुप्ता जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच्चिदानंद उपासने जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है लोकतंत्र सेनानी संघ के, और मीशा बंदी हैं, इनके परिवार ने वो प्रभाव झेला है, इनसे भी समझेंगे। डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी स्वागत। आप सभी का स्वागत है। लेकिन चलिए अब इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं रुख करूंगी सच्चिदानंद जी आपका, क्योंकि आपके परिवार ने वो दंश झेला है, उस दौर से आप गुजरे हैं। क्या स्थिति थी अगर हम बात करें इमरजेंसी के दौरान की? देखिए, मैं तो 18 वर्ष का विद्यार्थी था, कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, मैट्रिक पास करके। और उस दौर में ये आपातकाल लगा तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के कारण, जनसंघ के विचारधारा घर में पिताजी माताजी में होने के कारण देश में हो रही किसी भी गतिविधि पर ध्यान रखना ये सामान्यतः संस्कारों में था। और ये जिस समय आपातकाल लगा तो ये परिस्थितियां देश की इतनी तेज़ी से बदली कि रातों रात जिस प्रकार से गिरफ्तारियां हुई, रायपुर में भी उस समय समाजवादी नेता मधुलिमा थे, उनकी भी गिरफ्तारी उसी रात को यहाँ पर हो गई। और पूरे देश में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी उसी दिन संघ के प्रांत प्रचारक माननीय शांताराम सराफ जी भोजन करके और घर से निकले हैं, और उनको जो है कार्यालय में उनके गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार से जो भी स्थितियां थी, हमारा घर तो करीब करीब जो है वो जो आपातकाल का इंटरनल आंतरिक वो चलता था अभियान, उसका गतिविधियों का केंद्र था। इसलिए हम लोग एक प्रकार से समाज से बहिष्कृत थे। समाज ये मानते थे कि भाई इनके घर में जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के नज़रों में है। और इतनी बार छापा पड़ा, कभी रात को 2 बजे छापा पड़ जाता था, कभी दिन में पड़ जाता था, पूरा सामान फेंक देते थे। इस प्रकार का वातावरण जो है पूरे परिवार को एक प्रकार से परेशान किया गया। जब बड़े भाई को गिरफ्तार किया गया तो 103 डिग्री टेम्परेचर में वो सोए हुए थे, वहाँ से उस समय उनको बड़ी बेरहमी से गिरफ्तार करके ले गए। जी केशव दवे जी भारतीय जनसंघ के संगठन मंत्री हुआ करते थे, वो भोजन कर रहे थे, भोजन की थाली से उठाकर उनको घर से गिरफ्तार करके ले जाए। ये हमने देखा है, इसको हमने भोगा है। और जिस प्रकार से एक जो जनसंघ के लोग थे, जो संघ के लोग थे, उनके प्रति इस प्रकार का भाव पूरे समाज में पैदा कर दिया था कि ये जैसा बताया गया, तो उस प्रकार से कोई आंतरिक शांति इन लोग निर्माण करने वाले हैं। इस प्रकार का भाव जो है समाज में फैलाया गया, क्योंकि मीडिया की आज़ादी छीन ली गई थी, कार्यपालिका की आज़ादी छीन ली गई थी, न्यायपालिका की आज़ादी छीन ली गई थी। चारों स्तंभ कहीं न कहीं। आपने जो बताया कि आपके भाई वो खाना खा रहे थे और उनको 103 डिग्री बुखार था, उन्हें भी उठा ले जाया गया था। केदार गुप्ता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी आज काला दिवस के रूप में इस दिन को मना रही है, और जैसे कि उपासने जी भी बता रहे हैं कि क्या दौर था वो, कितना कठिन समय था उस परिवार के लिए भी, जो मीशा बंदी थे उन लोगों के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से देश के लिए वो एक काला दिवस था। और मैं तो कहूँगा कि लोकतंत्र की हत्या अगर किसी ने की है तो कांग्रेस की नेता और देश की प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा जी थी, जिसने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए लोकतंत्र के संविधान को तार तार कर उसकी हत्या कर दी थी। और कांग्रेस पार्टी के क्या नीति, क्या नियम, क्या सिद्धांत है, उसी दिन पर परिलक्षित हो गया था जब उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या की और सत्ता में बैठे रहने के लिए उन्होंने संविधान का अपमान किया था। जो हम आज कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर राजनीति करती है तो सत्ता की लोलुपता के कारण करती है, उसमें जनता और राष्ट्र का कोई भाव नहीं है, तो वो अगर कोई बात सिद्ध करती है तो 1975 आज का दिन सिद्ध करता है कि कांग्रेस ने लोकतंत्र और संविधान दोनों का मान नहीं रखा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का मान नहीं रखा। देश की जनता जो लोकतंत्र के आधार पर जीती है
और लोकतंत्र का सम्मान करती है, उस नेता के, उस जनता के भावनाओं की भी हत्या की। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सत्ता का दोहन किया और राजनीति में वो इसीलिए है कि देश का सारा माल लूटें और जनता की भावना जो लोकतंत्र पर निहित है उसकी भले हत्या करनी पड़े वो करें, परंतु उनके मंसूबे और उनका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। खाली अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए वो राजनीति करते हैं। ये वो लोकतंत्र, वो संविधान में जो मीसाबंदियों ने अपना सर्वस्व त्यागा है, मैं आज उन्हें नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और ये मानता हूं कि जो सत्याग्रह के आधार पर सत्याग्रह करके जिन्होंने आंदोलन किया और मीसा बंदी बने और जो जेल के अंदर गए, उन सब का अभिनंदन करता हूं। और हम सभी को ये मानना पड़ रहा है कि जो मौलिक अधिकारों का हनन उस समय हुआ था, बोलने की आजादी छीन ली गई थी, सभा नहीं कर सकते थे, सारे चुनाव स्थगित हो चुके थे और एक महत्वपूर्ण बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेस की आजादी छीन ली गई थी, कोई सारी चीजें सेंसर हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा 1975 में सामने आ गया आपके पास। और जैसा कि आपने भी कहा कि पत्रकारिता की भी आजादी उस दौरान छीन ली गई थी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दो मौजूद हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। पहले अनिल द्विवेदी जी का रुख करेंगे। अनिल जी, जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे हैं, उस दौरान की बातें भी हो रही हैं, लेकिन अगर ये समझा जाए कि पत्रकारिता उस दौरान कितनी बड़ी चुनौती थी, किस तरीके से लोग काम कर रहे थे, क्योंकि कोई भी एक लाइन लिख देने में भी जेल में डाल दिया जाता था। बिल्कुल, देखिए आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये एक देश के दुखद और काले अध्याय की बरसी है। और 50 साल में हम देखते हैं कि 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां लगातार चली गई। ये 4 पीढ़ी जो आज की जो पीढ़ी है, जो मोबाइल युग जानते थी, उसने नहीं देखा है कि आपातकाल क्या था, कितने संघर्ष भोगे गए। मैं सारे मीसाबंदियों का सम्मान पूर्वक यहाँ से उनको सैल्यूट करता हूँ, उनके संघर्ष को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को, क्योंकि उन्हें जेल में डाला गया। मेरे पिताजी भी मीसाबंदी देखे, उन्होंने भी यातनाएं सही और उन्होंने भी ये समय देखा है। तो निश्चित तौर पर कि ये बहुत ही दुखद और काला अध्याय है, मीसाबंदी, आपातकाल है। और इससे 2 ही संदेश आज की पीढ़ी ले सकती है। पहला संदेश ये है कि राजनीति में सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक दल इस देश को जेल में भी डाल सकते हैं, हथकड़ियां लगा सकते हैं, पूरे जेल में आपातकाल पूरे देश में लगाया जा सकता है। और दूसरा संदेश ये है कि जब इस देश में तानाशाही पनपी है, जब इस देश में आपातकाल जैसी शक्तियां लगी हैं, तब इस देश ने उससे मुक्ति पाने के लिए संघर्ष किया, बलिदान किया और त्याग किया। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो ये बात मैं तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन विस्तार न्यूज में ये बात कह रहा हूं कि महासमुंद के एक बहुत वरिष्ठ मीसाबंदी हैं, उनका नाम है मनीलाल जी। मनीलाल जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि जब छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता पंडित श्यामाचरण शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये समय था मुझे लग रहा है कि दिसंबर 1975 का, तब उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 1976 को उन्होंने आदेश दिया। उसके बाद यहाँ की जेलों में बंद मीसाबंदियों को सिपाहियों के हाथों डंडों से पिटवाया गया। ये मनीलाल जी का वक्तव्य है, ये मैं अभी देख करके आ रहा हूं। और ये बात सबको पता होनी चाहिए कि न सिर्फ संघर्ष और आंदोलन करने के लिए प्रताड़ित किया गया, बल्कि जेलों के अंदर जो संघ के स्वयंसेवक थे, जो मीसाबंदी थे, जो आंदोलनकारी थे, उन्हें वहां की पुलिस के हाथों निर्दयता पूर्वक पिटवाया गया। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, ये दर्शाती हैं कि सत्ता का दुरुपयोग होता है और देश की जो अधिकार है, नागरिक कर्तव्य थे। आपने मीडिया की बात कही, अगली बार अनिल जी देखिए, बाबूलाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल शर्मा जी से भी समझेंगे। बाबूलाल शर्मा जी, अगर मैं इमरजेंसी को आपसे समझना चाहूँ, वो दौर को आपसे समझना चाहूँ, आपकी पत्रकारिता के एक्सपीरियंस के लिहाज से उस दौर को समझा जाए तो क्या कहेंगे सर? देखिए, तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कुछ सूचनाएं ऐसी दी गई और वो सत्य थी, झूठ थी, इसको नहीं कहा जा सकता। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चरम पर था और राजनारायण जो है हाई कोर्ट में अपना केस जीत गए थे और वो केस जीतने से जो है इनकी गद्दी जाने का खतरा पैदा हो गया था। उस वक्त में कुछ लोगों ने, जो उनके करीबी लोग थे, उन्होंने उनको जानकारी दी कि आंतरिक अशांति फैलाया जा रहा है कुछ नेताओं के द्वारा, आपके देश के लिए जो है खतरा है। उन्होंने इस बात का परीक्षण कराया तो संविधान के अंदर में जो है अनुच्छेद 352 में एक स्पष्ट आदेश है, उसके अंदर में एक अधिकार है
कि सरकार जो है आंतरिक अशांति की स्थिति पर जो है उस आधार पर जो है इमरजेंसी लगा सकती है, और जितने भी मौलिक समस्त अधिकारों के निलंबन की उसमें अनुमति भी है, उस आधार पर उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। इस बात को कई नेताओं ने बताया भी है, और इस कारण जो है उनकी आलोचना हुई, और जबरदस्त जो है जो उनके जो दूसरे तीसरे क्रम के जो नेता थे वो निर्द्वंद हो गए, निश्चल हो गए, और वो अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे, जिससे इसकी इतनी बदनामी हुई कि सरकार के खिलाफ जो है आपातकाल के खिलाफ लोग उठ पड़े। हजारों हजार की संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, समाजवादी, कई दलों के जो लोग थे, विपक्षी लोग थे, उनको इंदिरा गांधी ने जो है जेल के पीछे भेज दिया, और त्राही मच गई। अन्याय, अत्याचार, तानाशाही खूब चली, राज्यों में भी चली। जो बात सच्चिदानंद जी ने कही वो बिल्कुल सही है कि मधुलिमा जी रायपुर में थे और प्रेस क्लब में मौजूद थे वो उस वक्त में, जब पुलिस उनको वहां गिरफ्तार करने पहुंची, तो वहां पर कुछ पत्रकार जिनमें गोविंदलाल जी बोरा, मधुकर खेर जैसे लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को वहां से वापस किया, कहा यहाँ हम अरेस्ट नहीं होने देंगे, आप प्रेस क्लब के बाहर चले जाइए। महासमुंद में उनकी सभा थी, पत्रकारों ने उनको अपने घेरे में लेकर के जो है वाहनों से जो है महासमुंद सभा स्थल तक पहुंचाया, और महासमुंद सभा स्थल में जैसे ही वो पहुंचे वहां उनको गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल सही बात है, रायपुर की घटना है ये। और देखिए, ये जो आपातकाल जो स्थिति होती है उसमें सरकार बिल्कुल अंधी और बहरी हो जाती है, उसको मजबूरी हो जाती है कि वो जो है जो आकर के जो कुछ चुनिंदा लोग जो उनको बताते हैं, वाहवाही करते हैं, जो ठकुर सुहाती करते हैं, उनकी ये बात समझ में आती है जनता कितनी तकलीफ पा रही है, जनता के क्या हाल है, जनता को क्या भोगना पड़ रहा है, वो खबरें उन तक नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल बाबूलाल जी, इसलिए काले अध्याय के तौर पर इमरजेंसी हमेशा दर्ज रहेगी और इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। उपासने जी से और समझना चाहूंगी, क्योंकि बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, मीशाबंदी है, उनका परिवार प्रभावित रहा है, तो उनसे और भी कहानियां उस दौरान की जानना चाहेंगे। सच्चिदानंद, उपासने जी। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से मीडिया की आज़ादी छीनी गई, दोनों पत्रकारों ने कहा, तो कोई तंत्र नहीं था जो कि सत्यता जो है जनता तक पहुंचे और जनता उससे वाकिफ़ हो जाए। इस प्रकार का कोई तंत्र नहीं था। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और पूरे देश भर में एक प्रकार का तंत्र खड़ा किया कि कोई पूरे देश के जो भी समाचार है, गिरफ्तारियां हैं, अन्याय है, अत्याचार जो हो रहे हैं, नसबंदी हो रही है, घर तोड़े जा रहे हैं, झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही, ये कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए एक व्यवस्था बनाई कि वहाँ से दिल्ली से पम्पलेट निकलते थे पूरे देश भर के गतिविधियों को क्या क्या चल रही हैं। वो पम्पलेट जो अंडरग्राउंड काम कर रहे थे, जो गुप्त रूप से काम कर रहे थे, वेश बदल कर रहे थे, चाहे उसमें इसमें यहाँ पर ठाकरे जी हों, चाहे गदरे जी हों, चाहे केशव दवे जी हों, सब लोग जिस प्रकार से वहाँ से आता था वो साहित्य हमको ला कर देते थे। उस साहित्य को 1 या 2 पम्पलेट के रूप में हमको मिलता था, उसको हम लोग साइक्लोस्टाइल मशीन लगाकर उसको बड़ी मात्रा में निकालते थे। वो भी गुप्त स्थान पर हमने साइक्लोस्टाइल मशीन लगाई थी, कहीं पुलिस को पता न चल जाए, किसी प्रकार से उसको लीकेज न हो जाए, और उससे दिन भर निकाल कर जो है रात को हम लोग सिनेमा टॉकीज में जाते थे, हाफ पैंट पहनते थे और हाफ पैंट में बेल्ट लगा के यहाँ उसको लगा कर जाते थे, और जैसे ही बालकनी में अंधेरा होता था उसको निकाल कर जो हम लोग जो है 2-3 की संख्या में रह के उसको नीचे फेंकते थे। ये दिन का क्रम, रात का क्रम था। और घर घर में जाकर जब इंटरवल हो जाता था उस समय निकलकर पूरे शहर के एक मोहल्ले को लेकर जो है घर घर में वो अंधेरा होने के बाद नीचे दरवाजे से उसको डालने का काम, साइकिल में डबल सवारी जाकर जो है ये इस प्रकार का काम करते थे। रात को कहीं चुपचाप में वॉल राइटिंग करते थे। जी, कितना चुनौतीपूर्ण रहता था आप लोगों के लिए, क्योंकि डर भी रहता था, खतरा भी, आपने बताया कि पुलिस को जानकारी ना मिल पाए, ये भी एक डर था। ये बहुत भय का वातावरण था, आतंक का वातावरण था। उस समय इतनी सक्रियता से इतनी काम करना गुप्त रूप से बहुत कठिन काम था। उसके लिए लोग घरों से तैयार भी नहीं होते थे, बावजूद उसके नौजवानों को इस प्रकार से तैयार करके ले जाना। और ये साइक्लोस्टाइल पे मेरे यहाँ तो लगातार छापे पड़ते थे पुलिस के। साइक्लोस्टाइल का मेरे पास बंडल मिल गया, तो उस बंडल को लेकर मुझे दुर्गा कॉलेज से पकड़कर ले जाया गया, डिग्गे में बिठाकर रास्ते में मारपीट की गई। घर ले जाकर ये कहाँ से आपने लाया है? जब मैंने कहा कि मैं टाइपिंग दुकान जाता हूँ और ये पेपर ले जाता हूँ, मेरे से पैसा नहीं लिया था, उस टाइपिंग दुकान तक मारते हुए ले जाया गया, जूतों से मारा गया। वहाँ जाकर बताओ ये कौन करता है, क्यों करते हो, कहाँ का काम करते हो तुम, ये रात को वॉल राइटिंग कौन करता है, ये पम्पलेट कौन बांटता है, ये ला कर कौन देता है, ये सब वो सोचते थे 18 वर्ष का युवक है, इसको मारेंगे पीटेंगे थाने में,
रात भर मुझे स्मरण है कि जिस समय गणेश विसर्जन का समय था, उस समय थाने में सामने भीड़ जा रही थी और उस भीड़ के सामने मेरे को वहाँ पर कोतवाली में मारा जा रहा था। लेकिन वो छोटी उम्र के कारण लगभग 5 बार मुझे गिरफ्तार किया गया। केशव दवे जी के साथ गिरफ्तार किया गया, बड़े भैया के साथ गिरफ्तार किया गया कि ये कुछ बता देगा, लेकिन संघ के जो संस्कार थे उन संस्कारों के चलते देश के विपरीत जाकर कोई भी काम नहीं करना ये तय था और हमने गुप्त रूप से उसको रखा। बिल्कुल, और तो उस दौरान उसके के बाद संघर्ष को आपने देखा है, महसूस किया है। हम इस पर और भी चर्चा करेंगे। केदार गुप्ता जी से मैं समझना चाहूंगी एक विषय को लेकर, मीशा बंदियों के पेंशन पर भी बात कर लेते हैं। गुप्ता जी, कांग्रेस सरकार ने मीशा बंदियों के पेंशनों को बंद कर दिया था, बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको फिर से चालू किया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, देश के रक्षक थे मीसा बंदी, और जैसे मैंने कहा कि ये स्वतंत्रता संग्राम की दूसरी लड़ाई थी और देश आज़ादी महसूस कर रहा था मीसा के बाद। तो मेरा मानना है कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे दूसरे जो मीसा बंदी थे, और इनका सम्मान होना जरूरी था। सर्वत्र निछावर कर दिया 21 महीने के लिए, पूरा परिवार का परिवार जेल में था, लाठियां खाए, जूते खाए, और किसके लिए? आखिर राष्ट्र के लिए ना, और उस राष्ट्र के लिए जिसके संविधान को बाबा भीमराव साहब अंबेडकर ने लिखा, उसकी हत्या हुई, लोकतंत्र की हत्या हुई, और उसकी रक्षा के लिए अगर कोई परिवार और कोई व्यक्ति ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया है तो क्या उसका सम्मान नहीं होना चाहिए? बिल्कुल क्या उसका नाम सामने नहीं आना चाहिए? आज अगर दुनिया का सबसे बड़ा कोई लोकतंत्र स्थापित है और उसका कोई सम्मान करता है तो ये मीसा बंदियों के कारण है। इनकी जितनी प्रशंसा किया जाए, इन्हें जितनी पेंशन दिया जाए, मैं तो कहूंगा वो कम है। आज लोकतंत्र का मंदिर अगर कोई स्थापित है तो उन महानुभावों के कारण है जिन्होंने अपना सर्वस्व उस समय बलिदान दिया। और मैं इसके साथ आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो संविधान की दुहाई देने वाले, अभी राहुल गांधी जी जो संविधान की किताब लेकर घूमते हैं कि संविधान की रक्षा करना चाहिए, क्या उसी संविधान का आपने हत्या 1975 में नहीं की, आज ही के दिन की, और आपको याद नहीं आता? ये षड्यंत्र पूर्वक जो आज नौजवानों को ये बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, मैं कहूंगा ये नौजवान भाई आज आपके चैनल के माध्यम से सुने और सर्च करके देखें कि मीसा के समय और आपातकाल के समय ये कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। जो मैं बारंबार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है कि ये खाली लूट खसोट और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं और सत्ता चाहते हैं। काले अध्याय का वो दिन रहा है, समय कम है, मैं रुक कर लेती हूं जल्दी से अनिल द्विवेदी जी का एक छोटा सा रिएक्शन आपका भी चाहूंगी, क्योंकि देखिए 1977 के बाद ही असली आजादी मिली, बीजेपी अब ये भी कह रही है, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए, देश में एक नैरेटिव विपक्षी दल फैला रहे हैं कि इस देश में अघोषित आपातकाल लगा दिया गया है, मीडिया को दबाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि 11 साल से तथाकथित वामपंथी संपादक और पत्रकार लोग यूट्यूब चैनल पर सरकार के खिलाफ नैरेटिव चला रहे हैं 11 सालों से। कितने के खिलाफ कार्रवाई की गई, कितने के खिलाफ अपराध दर्ज हुए? आज सब के सब पूरी स्वतंत्रता है उनको बोलने की, सरकार की आलोचना कर रहे हैं मोदी सरकार की। आपातकाल में ऐसा नहीं हुआ था। मीडिया प्रेस जो अखबार हुआ करते थे वहां सरकारी अधिकारी बैठाए गए थे, वो जब तक अखबार नहीं देखते थे आप अखबार प्रकाशित नहीं कर सकते थे। पत्रकारों की गिरफ्तारियां हुई थी, उनके अधिकारों पर रोक लगा दी। आपातकाल वो काली रात को लेकर हम चर्चा कर रहे थे।